तो लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था और मैंने आपको एक डेरिवेशन कराई थी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। आज हम आगे करते हैं, एक और डेरिवेशन 2 करते हैं, D2 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। इसके लिए पहले हम डायग्राम बनाएंगे और समझेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, जैसे कि मैंने बताया हुआ है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू चार्ज को जब कुछ डिस्टेंस सेपरेट रखते हैं तो उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, अब इसके मिड पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन जा रही होती है उसे इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो ध्यान से देखो, ओ से पास हो रही एक परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ की है, वो मतलब जो मिड पॉइंट होगा वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन आपको नजर आ रही है, तो वो इक्वेटोरियल लाइन है। अब मान लो इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस सेंटर से R है, और हम इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोड्यूस होगी इन दोनों सोर्स चार्ज के द्वारा उसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे जो A पॉइंट पे और B पॉइंट पे चार्जेस रखे हुए हैं। अब क्योंकि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बताया हुआ है कैसे फाइंड करते हैं, तो आप मेरे को बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ड्यू टू A वो किधर को जाएगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी दिलप्रीत? जो A पे चार्ज है माइनस क्यू, उसके कारण जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स ए। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इधर को जाएगी, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। उसी P पॉइंट पर B पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनाएगा? टुवर्ड्स B। नो, टुवर्ड्स P। हाँ, इसी लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर दे तो वो बाहर की तरफ को लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बताने की तो जरूरत नहीं है कि क्यों ऐसे हो रहा है, पता है ना। चलो दूसरी बात, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये जो PB साइड है इसको हम R² प्लस A² अंडर द रूट लिख सकते हैं यूजिंग PGT, पाइथागोरस थ्योरम, है ना। और सिमिलर लॉजिक से जो AP साइड होगी वो भी हो जाएगी अंडर द रूट R² प्लस A²। तो AP और BP दोनों हो जाएंगे, AP will be equal to BP will be equal to under the root R² plus A² using PGT। क्योंकि AP और BP डिस्टेंस बराबर है और दोनों पे चार्ज वैल्यू भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, और दोनों के लिए जो वो होगा वैल्यूज होगी 1/4 पाई E नॉट मॉड्यूलस ऑफ सोर्स चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर, जितने डिस्टेंस पे सोर्स चार्ज रखा गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसको जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई E नॉट इंटू Q ओवर R² प्लस A²। तो इस तरह से सबसे पहले हमने इनका मॉडुलस फाइंड कर लिया, दो इक्वल आया, डायरेक्शन अलग अलग है। अब हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है?
रिजल्टेंट। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये वाला एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और अगर हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। मतलब ये चारों एंगल थीटा हो जाएंगे ज्योमेट्री से। ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये चारों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि मेन फिगर हमारी पहले ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, तो मेन फिगर से जो पी पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको दोबारा से एक नई फिगर में बना लेते हैं। तो देखो पी पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी इधर को जा रही थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ऐसे नीचे को जा रही थी। ऐसे ही था कुछ मेन फिगर में, है ना। और ये हमने लाइन ड्रॉ की थी, और ये मैंने बताया कि ये दोनों एंगल थीटा हो जाएंगे। अब हम कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कर लेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब अगर ईबी इधर जा रहा है तो ईबी का जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा वो होगा ईबी कॉस थीटा, और उसके 90 डिग्री पर होगा ईबी साइन थीटा। तो +1 में एक वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करने सिखाए गए थे, तो मैंने ईबी के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कर लिए। सेम लॉजिक से मैं ई ए के भी दो कंपोनेंट कर लूंगा। ई ए का एक कंपोनेंट ईबी के ही अलोंग जाएगा, ई ए कॉस थीटा, और एक डाउनवर्ड जाएगा ई ए साइन थीटा। तो फिगर बी बनाकर हमने, जो मेन फिगर का ही हिस्सा है, हमने ईबी और ई ए के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कर लिए और देखा, कर लिए। नाउ रिजॉल्विंग EA and EB into two rectangular components as shown in figure B. The sin theta components will get cancel out to each other, being equal and opposite. However, या ऐसे लिख लो, therefore the resultant electric field at point P will be अब हम तो साइन थीटा कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, इसका मतलब नेट रिजल्टेंट फील्ड जो है उसमें cos थीटा कंपोनेंट ऐड होंगे। तो ईबी cos थीटा प्लस ये cos थीटा यानी कि 2e cos थीटा,
क्योंकि ई भी तो ई ए के बराबर ही है वैल्यू में। अब ई की वैल्यू ये वाली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट। अब कोस थीटा कितना होगा? अब कॉस थीटा हो जाएगा ए ओवर अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमने थोड़ा साइड में होकर दिखाया है कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल पीओपी देखें मेन फिगर में, तो कोस थीटा ए ओवर अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कोस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बस अब हम थोड़ा ही दूर हैं फाइनल आंसर से। तो ये हो जाएगा 1 ओवर 4 पाई ई नोड क्यू इंटू 2a, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, हमने आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर को जोड़ लिया। गुड इवनिंग। तो अब आपको ये भी पता है कि Q इंटू 2a के प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P कहते हैं। तो ये फार्मूला आ गया कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इक्वेटोरियल लाइन पे होगा किसके बराबर होगा? 1/4 पाई ई नोट P ओवर अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। तो इसको हम थोड़ा दोबारा से पिक्चर बनाकर दिखाते हैं। ये हमारा डाइपोल था, यहां माइनस क्यू चार्ज है, यहां प्लस क्यू चार्ज है। ये एक्सियल लाइन थी, राइट। अब सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे आएगी वो पहले तो बाहर की तरफ को आएगी, और उसकी वैल्यू थी 1/4 पाई ई नोड 2p r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर हम उसी O पॉइंट पे r डिस्टेंस दूर एक इक्वेटोरियल लाइन लें, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को जा रही थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे कितनी होगी? 1/4 पाई ई नोड इंटू P ओवर r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। For short dipoles, अगर डाइपोल शॉर्ट लेंथ का हो, दैट इज 2a इज लेस देन r, तो जो डाइपोल की लेंथ होती है 2a, वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट r से बहुत बहुत छोटा आंसर। इन दैट केस a square can be neglected in comparison to r square. So तो ये भी एक नॉलेज है। तो अगर हम इन दोनों फार्मूलों को जरा ध्यान से देखें तो हमें नजर आ रहा है क्लियरली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे आ रही है
शॉर्ट डाइपोल के लिए वो ट्वाइस आ रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे थी, तो एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड का ट्वाइस हो जाती है शॉर्ट के लिए, अगर आर सेम हो तो ये भी एक नॉलेज है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। एक और आपको थोड़ा सा कई बार 1 मार्क में पूछ लेता है। अब जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन हमेशा -q से +q की तरफ होती है, तो डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा है राइट साइड को, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे भी राइट साइड पे जा रही है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे लेफ्ट साइड पे जा रही है। तो P और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है क्योंकि वो पैरेलल लाइंस हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो वहां पे एंगल 180 बन रहा है। ठीक है, तो ये 1 मार्क में पूछ लेता है कि बताओ डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे कितना एंगल होता है, तो आपको ये याद रखना है। तो ये सब अगर क्लियर है तो आज हम एक और डेरिवेशन करेंगे D3, तो इसको आप नोट कर लो, और उसके बाद फिर हम तीसरी डेरिवेशन करेंगे। उस डेरिवेशन का नाम है टॉर्क ऑन अ डाइपोल प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि एक डाइपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर टॉर्क लगता है, तो वो कितना टॉर्क लगता है उसको कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में 90% थ्योरी हो या न्यूमेरिकल हो, बिना डायग्राम के कुछ भी आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, क्योंकि डायग्राम से ही हम हर चीज एक्सप्लेन करते हैं, तो इसमें भी हम पहले डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आपको दिखानी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखानी है। जब भी आपको किसी सोर्स की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखानी है तो आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है इक्वल स्पेसिंग पर। तो ट्राई करो ये चारों लाइंस में जो गैप है वो लगभग इक्वल हो। कोई मेजर नहीं करेगा लेकिन फिर भी आपको इक्वल स्पेसिंग दिखाना है जिससे ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बने। तो ये मैंने 4 पैरेलल लाइंस दिखाई हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, राइट। कौन सोर्स पैदा कर रहा है वो मैं नहीं दिखा रहा, बस किसी भी सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है, तो डाइपोल थोड़ा टेढ़ा रखा हुआ है हमने, इंक्लाइंड पे है, तो ये मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखाऊंगा। और जैसे कई बार आ चुका है इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक -q चार्ज होता है और एक +q चार्ज होता है ना, और उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम 2a कहते हैं। क्या कहते हैं? 2a। तो ये मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिखा दिया जिसमें एक -q और एक +q चार्ज आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और वो उनके बीच में डिस्टेंस 2a है, वो भी नजर आ रहा है। हम ये भी लेट कर लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? तो थोड़ा इंक्लाइंड पड़ा है, ऐसे पड़ा। क्लियर है यहां तक? पिक्चर्स आर ऑलवेज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, है ना, खुद बोलती हैं क्या हो रहा
अब क्या होगा, इस प्लस क्यू चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी। तो प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वो लगेगी क्यू इंटू ई, एफ इजिकल टू क्यू इंटू ई। और जो माइनस क्यू पे फोर्स लगेगी वो लगेगी माइनस क्यू इंटू ई। तो एक पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे लगेगी और दूसरे चार्ज पे फोर्स उसके ऑपोजिट लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज पे फोर्स लगाती है अगर उसे उसमें रखा जाए। तो एफ इजिकल टू प्लस क्यू ई इधर को, माइनस क्यू ई इधर को। अब टू इक्वल ऑपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस, आपको +1 में बताया जाता है कि जब भी एक बॉडी पर दो इक्वल ऑपोजिट और पैरेलल फोर्सेस लगती हैं तो वो एक टॉर्क कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। टॉर्क मतलब टर्निंग इफेक्ट, कि वो उसको घुमाएंगी। ये दोनों फोर्सेस का इफेक्ट टर्निंग फॉर्म में आएगा, घूमेगा डाइपोल। तो ये दो इक्वल ऑपोजिट और पैरेलल फोर्सेस टॉर्क बनाएंगी। और उस टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। ये +1 का फार्मूला है टॉर्क निकालने का, कि अगर दो फोर्सेस लग रही हो जिसे कपल भी बोलते हैं, कपल मतलब कपल ऑफ फोर्सेस, तो उसका टॉर्क इफेक्ट मेजर करने के लिए हम करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स तो क्यू इंटू ई है। अब इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो बी पॉइंट है जहां पे प्लस क्यू चार्ज रखा है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं जो ए पे माइनस क्यू चार्ज करने वाली लाइन है उसे एक्सटेंड करके। तो उसके कारण क्या होगा, जो इनमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बीपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बीपी। तो अब हम इसे, अभी तो इक्वेशन 1 क्या क्या रख देते हैं और अब हम बीपी निकालते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एपीबी, अब आप मेन फिगर में जो ट्रायंगल बन रही है ए बीपी, अगर हम उसमें कॉस थीटा लगाएं, सॉरी साइन थीटा लगाएं, तो साइन थीटा बराबर होगा बीपी दैट इज बाय ए बी, क्योंकि बीपी परपेंडिकुलर साइड है और ए बी हाइपोटेन्यूज साइड है। तो यहां से बीपी बराबर आ जाएगा ए बी साइन थीटा, और ए से बी को मैं 2a बोल रहा हूं जो डाइपोल लेंथ है। तो इस तरह से मैंने ट्रिग्नोमेट्री लगाकर बीपी फाइंड कर लिया, क्योंकि ए पे भी एंगल थीटा ही हो जाएगा। अब मेन फिगर में जो भी चीज मैंने करा है थोड़ा बहुत वो साथ साथ करते जाओ। तो ए पे भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो आपको ये मेन फिगर में ट्रायंगल नजर आ रही है बीपी है, उसमें साइन थीटा लगाए तो साइन थीटा आप सबको पता है पी बाई एच का रेशो होता है बीपी बाई ए बी। तो बीपी बराबर आ गया ए बी साइन थीटा, यानी कि बीपी आ गया 2a साइन थीटा। इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। यूज अबव वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो टॉर्क बराबर आ गया क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा, और टॉर्क बराबर आ गया पी ई साइन थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क बराबर आ गया पी ई साइन थीटा। बिकॉज P बराबर है क्यू इंटू 2a। तो हमने लास्ट स्टेप में, अब से ये फार्मूला बन गया। तो जब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं
तो उस पे कितना टॉर्क लगता है वो इस फार्मूले से देखा जाता है, P sin थीटा, P sin थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ P दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ E इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू sin थीटा, P sin थीटा। हाँ जी, यहां तक नोट करो और फिर डाउट पूछो। है डाउट प्रभनूर? अगर थीटा 0 डिग्री होगा यानी कि डाइपोल aligned itself along इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री होगा अब हम इस फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हम इस फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो उसको ऐसे लिखा जाता है, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। जब आप पी क्रॉस ई लिखते हो तो फिर साइन थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, वो क्रॉस में ही छुप गया, राइट। वेक्टर फॉर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि इससे टॉर्क की डायरेक्शन पता लग जाती है। टू फाइंड the direction of torque acting, torque acting, ठीक है, राइट। अभी कैसे टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड होती है जरा ध्यान से देखना। अब हमारी मेन फिगर में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में था, क्योंकि यहां पे माइनस क्यू पड़ा था, यहां पे प्लस क्यू पड़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर थी, तो P की डायरेक्शन इधर को थी, E की डायरेक्शन इधर को थी, है ना। अब ये मान लो एक, आप सबने स्क्रू तो यूज किया ही होगा घर में, ठीक है, कभी भी कोई स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को टाइट लूज तो किया ही होगा। अब मान लो ये एक स्क्रू हमने रखा, अब ये स्क्रू को हमने बेसिकली अंदर डालना है या बाहर निकालना है, तो स्क्रू का सिर्फ हेड नजर आएगा। अब आप थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करो कि अगर आपके पास एक स्क्रू होता और आपने उस स्क्रू को P से E की तरफ को टर्न करना होता, क्योंकि P क्रॉस E लिखा है तो P से E की तरफ टर्न करना है, यानी कि स्क्रू को ऐसे घुमाना है स्क्रू ड्राइवर से। तो ये स्क्रू अंदर जाएगा कि बाहर आएगा? ये अंदर जाएगा। जब हम स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो स्क्रू टाइटन होता है, अंदर जाता है उसका बॉडी। जब हम स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो फिर वो बाहर आता है। तो क्योंकि ये P क्रॉस E क्लॉकवाइज है तो जो टॉर्क लगेगा वो इनवर्ड लगेगा। क्या लगेगा? इनवर्ड। इनवर्ड मतलब प्लेन के अंदर। लेकिन अगर यही P क्रॉस E एंटी क्लॉकवाइज आता तो फिर टॉर्क आउटवर्ड लगता। क्या लगता? टॉर्क। इसे राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि आप एक राइट हैंड वाले स्क्रू को P क्रॉस E करो, अगर उसका बॉडी ऐसे घुमाने पर अंदर जा रही है तो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और अगर ऐसे कर रहे हैं तो बाहर आता है तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर है? तो मैंने करके दिखाया, टॉर्क इनवर्ड लगेगा। तो रिमेंबर, ये कई बार पूछ लेता है, रिमेंबर टॉर्क इज ऑलवेज
परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। जिस प्लेन में पी और ई वेक्टर रहते हैं उसके हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, यानी कि टॉर्क पी के भी परपेंडिकुलर होगा एज वेल एज ई वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। तो टॉर्क दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। ओके, अगर यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं है, उसको सब कुछ समझ में आ गया, तो एक और डेरिवेशन करते हैं। आज हमने डेरिवेशन ही करनी है मैक्सिमम टाइम। तो अब 3 डेरिवेशन हो चुकी हैं, तो आज हम 4th डेरिवेशन कर रहे हैं, D4 डेरिवेशन 4 टू फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in rotating the dipole। ये डेरिवेशन एक्चुअली पिछले टॉपिक से जुड़ी हुई है। अब हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि जब भी एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा, और अगर टॉर्क लगेगा तो वो घूमेगा, और इसे घुमा कौन रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो घुमा रही है तो कुछ वर्क डन भी करेगी। तो हम वही चाहते हैं कि भाई वो कितना वर्क डन करेगी उसको घुमाने में। जो डायग्राम है वो मोर और लेस हम वही यूज करेंगे जो पहले यूज करते थे। तो सबसे पहले मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता हूं, तो जिसके लिए मैं पैरेलल लाइंस ड्रॉ करता हूं लगभग इक्वल स्पेसिंग पर। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखा हुआ दिखा देता हूं। वो लेट कर लेते हैं, थीटा एंगल पे था जब हमने उसे स्टडी करना स्टार्ट किया था। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये डाइपोल है थीटा एंगल पर, और ये टॉर्क लग रहा है। The electric field applied torque and rotated the dipole by small angle d theta। Therefore अब वो कह रहे हैं कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ने टॉर्क लगाया और उस डाइपोल को पहले स्टार्टिंग में स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट कर दिया, तो उसके लिए उसने कितना रोटेशनल वर्क डन किया? अब +1 में ये वर्क डन का फार्मूला आता था कि वर्क डन इज एफ डॉट डी एस। बस क्योंकि रोटेशनल वर्क डन है तो मैं एफ के जगह टॉर्क यूज कर रहा हूं और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा यूज कर रहा हूं। और डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा मॉडुलस ऑफ डी टॉर्क मॉडुलस ऑफ डी थीटा इंटू कॉज ऑफ जो इनके बीच में एंगल बन रहा है। अब इनमें एंगल 0 डिग्री बनेगा क्योंकि टॉर्क भी नीचे लगेगा और डी थीटा भी नीचे ही हो रहा है। तो टॉर्क और डी थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। अब कितने वैल्यू का टॉर्क लगता है वो हमने अभी पिछले टॉपिक में ही मेजर किया है। तो टॉर्क लगता है पी साइन थीटा डी थीटा और कॉस 0 डिग्री +1 होता है। तो
हम बड़े आसानी से स्मॉल वर्क डन या स्मॉल रोटेशनल वर्क डन कैलकुलेट करने में सक्सेसफुल हो गए कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल एंगल डी थीटा से रोटेट करेगा तो जो स्मॉल वर्क डन होगा वो इस एक्सप्रेशन से देखा जाएगा, पी साइन थीटा डी थीटा। अब क्योंकि मेरे को टोटल वर्क डन निकालना है और ये वेरिएबल वर्क डन है, उसके लिए इंटीग्रेशन टूल बना है। जब भी वेरिएबल वर्क डन होता है, वेरिएबल मतलब हर रेट बराबर नहीं होता, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, तो हम हमेशा पहले स्मॉल पार्ट के लिए वर्क डन निकालते हैं और फिर उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेटिंग, इसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन लिमिट्स, तो इसको लिमिट्स के अंदर इंटीग्रेट कर देता हूं एक्सप्रेशन को। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू और राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन थीटा डी थीटा। मान लेते हैं पहले डाइपोल का एंगल थीटा आई था, थीटा इनिशियल, और बाद में थीटा एफ हो गया द फाइनल एंगल, और वर्क डन 0 से W हो गया। तो ये लिमिट्स हो गई। हाँ जी, तो स्मॉल वर्क डन निकालने के बाद मैं टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देता हूं विद इन लिमिट्स थीटा आई टू थीटा एफ। अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है, पीई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन लेना है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है। लिमिट्स है थीटा आई टू थीटा एफ, पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं थीटा की जगह, तो माइनस कॉस थीटा एफ और फिर माइनस साइन माइनस कॉस थीटा आई, ये दो माइनस साइन प्लस में बदल जाएंगे। तो ये हम वर्क डन निकालने में सक्सेसफुल हो गए कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करने में जो वर्क डन करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड वो किस फार्मूले से देखी जाएगी, पी कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा एफ। थीटा आई इज द इनिशियल एंगल एंड थीटा एफ इज द फाइनल एंगल। इसे हम स्पेशल केस में भी फार्मूले को अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। स्पेशल केस, लेट थीटा आई इज 90 डिग्री, यानी कि डाइपोल स्टार्टिंग में ऐसे बिल्कुल सीधा खड़ा था और थीटा फाइनल थीटा हो गया जहां से हमने फिगर बनाई है। तो अगर मैं थीटा आई को थीटा ले लूं, सॉरी थीटा आई को 90 ले लूं और थीटा एफ को थीटा ले लूं, तो वर्क डन बराबर आ जाएगा माइनस पी कॉस थीटा। माइनस पी कॉस थीटा, ठीक है। ठीक है, बोलो। तो ये भी एक स्पेशल केस में आपको फार्मूला याद रखना है कि अगर उसको थीटा आई से थीटा एफ रोटेट करेंगे तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूं आपको वो है प्रॉब्लम 2.07, जो अभी मैंने असाइनमेंट दी है उसकी प्रॉब्लम 2.07। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, और इसे ट्राई करते हैं करने की। पढ़ू इसे, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है तो स्टेटमेंट में नहीं लिखाऊंगा। An oil drop of 12 excess electrons is held stationary. एक ऑयल की ड्रॉप है जिसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ऐसे,
इनकी संख्या 12 है एंड इट इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस मच वैल्यू। और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेशनरी है। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ लग रही है 2.55 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर वैल्यू में एंड इट इज हेल्ड स्टेशनरी, यानी कि एक तरह से हवा में हैंग कर रही है। क्लियर है? इन मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आपको डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है, जिस ऑयल की ये ड्रॉप बनी हुई है उसकी डेंसिटी गिवन है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें वहां से रेडियस ऑफ ड्रॉप बताना है, आपको ग्रेविटी की वैल्यू को लेना है 9.8 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लेना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कुछ ऐसा न्यूमेरिकल मैंने कूलम फोर्स में भी कराया था। देखो क्या होगा, इसका वेट mg नीचे लगेगा और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगेगी। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट क्यों लग रही है? क्योंकि यहां पे हमारा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, क्या है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए उस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे रही होगी तभी इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगेगी। राइट? अब दो फोर्सेस लग रही हैं। फॉर ड्रॉप टू रिमेन स्टेशनरी, अब आपको पता है कि अगर किसी चीज को स्टेशनरी रहना है तो उस पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। क्या नेट फोर्स क्या होनी चाहिए? 0। यानी कि जितनी फोर्स डाउनवर्ड लग रही है उतनी ही वैल्यू की फोर्स अपवर्ड लगे। अब डाउनवर्ड फोर्स जैसे मैंने बोला वेट mg लगेगा ग्रेविटी के कारण, और अपवर्ड फोर्स Q इंटू ई होता है। अब 12 इलेक्ट्रॉन है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है तो 12 पे चार्ज हो जाएगा 12 इंटू कैपिटल ई। राइट? अब मास डायरेक्टली नहीं गिवन। अब आपको ये भी पता है किसी भी चीज का मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में मास के जगह 4/3 पाई r³ रो लिख सकता हूं। अब क्योंकि मेरे को r निकालना है तो मैं पहले r³ को बाकी वैल्यू से अलग कर लूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं वैल्यूज को इधर उधर ले जाऊं तो r³ इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि r बराबर आ जाएगा 36e/4 पाई रो g का क्यूब रूट। अब हमें सिंपल वैल्यू पुट करनी है, जैसे 4 के टेबल पे 9 के टेबल पे कट रहा है, 4 9 36। 9 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 2.55 इंटू 10⁴ ओवर पाई 3.14। डेंसिटी वाटर की गिवन है 1.26। अब कोई भी वैल्यू को बहुत ध्यान से पुट करना है, क्योंकि ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो मुझे इसके केजी पर मीटर क्यूब बनाने हैं, क्योंकि मुझे ऐसा ही सिस्टम में वैल्यू यूज करनी है। तो आपको 10⁻³ से इंटू करना पड़ेगा और g की वैल्यू 9.8 लेने को बोला है, तो वो 9.8 लेके उसका क्यूब रूट लेके आंसर आ जाएगा। तो यहां थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट आप रफ भी कर सकते हो या कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमने कंसेप्ट समझना है। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा 9.82 इंटू 10⁻⁻4 मिलीमीटर। तो इतने रेडियस की ड्रॉप होगी। हाँ जी, क्लियर है? ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पे करवा रहा हूं वो 2.08 है। उसको भी देखते हैं कि वो कैसे करना है, उसमें क्या क्या रहा है। पहले उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पढ़ू? रेडियो A uniform electric field of strength 2 into 10⁻³
Newton per coulomb is established between two parallel plates of length 0.1 meter held stationary at a distance of 0.02 meter apart. कह रहा है दो मेटल की प्लेट्स हैं, ये नीचे वाली प्लेट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और ये ऊपर वाली प्लेट है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ऐसे दो लार्ज प्लेट लेने से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई इन दोनों प्लेट के बीच में। आगे कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द स्पीड ऑफ 6 into 10 की पावर 6, और इलेक्ट्रॉन को हमने ये नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया v वेलोसिटी से एक गिवन एंगल थीटा पर, है ना। द फील्ड इज डायरेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। Will the electron strike the upper plate, either plate? If it strikes the plate, where does it do so? क्या ये इलेक्ट्रॉन किसी प्लेट को जाकर टकराएगा, और अगर हाँ तो किस प्लेट को? Where does it do so? कहां पे जाकर टकराएगा? हाँ जी, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट क्लियर करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन को करा, अब आप ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये वाली प्लेट भी नेगेटिव है, तो ये इसे रिपेल मतलब ब्रेक लगाएगी, है ना, ब्रेक लगाएगा, नेगेटिव प्लेट उसे रोकेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। अब अगर v इधर जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा v cos थीटा, और ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट उसको ऊपर लेकर जा रहा है इलेक्ट्रॉन को, वो होगा v sin थीटा। तो हमने v के दो कंपोनेंट कर दिए, v cos थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल और v cos थीटा अलोंग वर्टिकल। राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वर्टिकल y एक्सिस में है, x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अलोंग x एक्सिस और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन द इलेक्ट्रॉन will keep moving with uniform speed as Ex is 0। तो बता रहा है कि x एक्सिस में यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन अपनी स्पीड से चलता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में नहीं है तो फोर्स भी नहीं लगेगी x एक्सिस में। तो उसमें फोर्स नहीं लगेगी। अब लेकिन y एक्सिस में ऐसा नहीं होगा। अब अलोंग y एक्सिस देखते हैं, जब वो ऊपर जा रहा है ठीक है। अब जैसे दलजीत ने भी बोला कि वो रिपेल्ड हो जाएगा प्लेट से। अब देखो उसकी इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में कितनी थी, v sin थीटा है, और उस पे फोर्स कितनी लगेगी, माइनस ई इंटू कैपिटल ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अब हमने देखना है कि वो ऊपर वाली प्लेट को जाकर टकराएगा कि नहीं। अब जब वो पार्टिकल रुक जाएगा ऊपर जाकर तो वी वाई 0 हो जाएगा। वी वाई क्या हो जाएगा, तो देखते हैं कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, वाई एक्सिस में कितना ऊपर तक जाएगा।
अगर तो ये एस वाई का आंसर प्लेट के गैप के से ज्यादा आया फिर तो वो टकराएगा, और अगर एस वाई कम आया तो फिर वो नहीं टकराएगा। ठीक है। अब फोर्स से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। तुम्हें पता है एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास होता है। क्या होता है? फोर्स अपॉन। अब फोर्स कितनी लग रही है? माइनस ई अपॉन एम। अब आपको इन चारों में एक फार्मूला पता है +1 का, वी नो। ये एक्सेलरेटेड मोशन हो गया वाई एक्सिस में, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। याद आया? बट ये वाई एक्सिस में फार्मूला यूज कर रहे हैं जहां वो प्लेट की तरफ जा रहा है। अब वी वाई 0 अगर होगा, ब्रेक लगेगी, ब्रेक लग के रुक गया तभी तो जाना प्लेट पे की तरफ जाना बंद हो जाएगा। तो वी वाई कॉमन सेंस से सोचो 0 होगा, यू वाई वी साइन थीटा होगा, वैल्यू अभी मैंने नहीं भरी है। 2ay हो गया माइनस ई अपॉन एम, और हमें एस वाई निकालना है। तो हम यहां से पहले तो एस वाई को अलग कर लेंगे। ये हो जाएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एम अपॉन 2e कैपिटल। तो इसको रिकैप करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन ऐसे टेढ़ा जा रहा था, तो अगर हम उसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लें, तो एक कंपोनेंट जो उसे एक्स एक्सिस में लेकर जा रहा है वो है वी कोस थीटा, और एक वाई एक्सिस में लेकर जा रहा है वी साइन थीटा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई एक्सिस में है सारी की सारी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में 0 है, तो उस पे एक्स एक्सिस में फोर्स भी नहीं लगेगी, क्योंकि फोर्स क्यू इंटू ई एक्स होता है, और अगर ई एक्स 0 है तो एफ भी। और न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने कहा था कि अगर एक बॉडी पे या चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लगती तो वो उसी स्पीड से मूव करता रहता है, तो वो आगे तो उसी स्पीड से जाता जाएगा इस डायरेक्शन में। लेकिन वर्टिकल वाई एक्सिस में देखें तो उस पे फोर्स लग रही है, इनफैक्ट ब्रेकिंग, उस पे रिटार्डिंग फोर्स लग रही है, ब्रेक लगा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो उस पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट लगेगी, मतलब नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, जबकि वो जा रहा है ऊपर की तरफ, तो उसे ब्रेक लगाएगा। अब एग्जामिनर ने पूछा है कि क्या ये कहीं जाकर इस प्लेट को, ऊपर वाली प्लेट को टकराएगा कि नहीं टकराएगा। अब थोड़ी सी अगर हम कॉमन सेंस लगाएं, अगर ये प्लेट तक जाने से पहले ही रुक गया ऊपर जाना, तो फिर ये ऐसे नीचे गिर जाएगा बिना टकराए, प्रोजेक्टाइल मोशन से नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर इसने अभी और ऊपर जाना होता तो टकरा जाता, राइट। तो हमें देखना है कि क्या ये दूसरी प्लेट तक पहुंचते पहुंचते उसकी वर्टिकल एक्सिस में वी वाई 0 होगा कि नहीं होगा। तो मैंने वी वाई को 0 ले लिया, और मैं अब पहले एस वाई के लिए सॉल्व करूंगा कि कितना उसकी एस वाई होगा। एस वाई मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में, कितना वो वाई एक्सिस में ऊपर जाएगा। जैसे हमें वी दिया हुआ है कितना, हमें वी दिया हुआ है 6 इंटू 10 की पावर 6, साइन दिया हुआ है 45 डिग्री, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर 3। तो ये सारी वैल्यू पुट करके मेरे को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10 की पावर 12, साइन स्क्वायर 45 हाफ हो जाएगा। तो ये मैंने ये सारी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये इसको अब हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो यहां थोड़ा सा मैं इन कैलकुलेशंस को कैलकुलेटर से कर लेता हूं थोड़ा टाइम बचाने के लिए। तो अगर मैं इसे
तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा 25.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है, यानी कि 25.6 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, मतलब इसे 1000 से डिवाइड कर दो, 0.0256 मीटर, 0.0256 मीटर। तो वो इतने मीटर पे ही रुक जाएगा। अब जो गैप दे रखा था दोनों प्लेट के बीच में वो 0.02 मीटर था। कितना मीटर था? सिंस 0.0256 मीटर इज ग्रेटर देन 0.02 मीटर, जो गैप बिटवीन प्लेट्स है, इसका मतलब वो थोड़ा दूर जाकर उसने रुकना था, प्लेट पहले आ गई, सो इट विल स्ट्राइक द अपर प्लेट, तो वो अपर प्लेट से जाकर टकराएगा। इट विल स्ट्राइक द अपर प्लेट। तो यही हमसे पूछा था कि क्या वो अपर प्लेट को जाकर टकराएगा कि नहीं टकराएगा। हाँ जी, तो इस न्यूमेरिकल को भी देखना, जैसे मैंने बोला थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि +1 के कंसेप्ट को +2 से जोड़ दिया, तो लेकिन फिर भी आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने में मदद करेगा। चलो आज की क्लास में फिर हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कीप ऑन रिवाइजिंग ऑन डेली बेसिस एट होम। दैट्स इट फॉर टुडे।